स्वागत है आप सभी का टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारा आज का टॉपिक है वीएससीपीआर थ्योरी। वीएससीपीआर थ्योरी का फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इसके पहले भी बहुत सारी थ्योरीज आई थी पर वो मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी। इस थ्योरी को प्रपोज किया है सिडविक एंड पॉवेल ने 1940 में। बाद में इस थ्योरी को इम्प्रूव भी किया गया था नायलॉन और गिलिप्सी के थ्रू। बेसिकली ये बताती क्या है कि किसी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में जो रिपल्जन आ रहा है उसके थ्रू हमारे सराउंडिंग एटम्स स्पेशल अरेंजमेंट क्या शो करने वाले हैं। बेसिकली ये शेप बताता है, ये 3D शेप बताता है एक्चुअली किसी भी मॉलिक्यूल का, जो कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर या कोई और थ्योरी बता नहीं पाई थी। अब हम शुरू करते हैं वीएससीपीआर थ्योरी, जिसमें हम नंबर ऑफ एजम्पशंस देखते हैं। जिसमें से पहला एजम्पशन है कि जब आप कोई मॉलिक्यूल चूज कर रहे हो तो प्लीज उसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे फोकस करिए। वहां पर दो पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे या तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें। इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। पर अगर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन या कह लो कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बॉन्डिंग में, अगर वो पेयर्ड में है तो उसे लोन पेयर बोलते हैं, और अगर वो पेयरिंग में नहीं है तो उसे रेडिकल बोलते हैं। यहाँ तक रेडिकल का कंसेप्ट किसी को पता नहीं था, इसीलिए हम केवल दो ही चीज पढ़ते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। एक बार फिर से बताती हूँ, लोन पेयर वो जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करे। कहाँ पे? सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में। देखिए सेंट्रल एटम में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है पर हम उन इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे जो केवल वैलेंस शेल में हो। दिमाग में रखिएगा। दूसरा एजम्पशन ये है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल कहाँ के? सेंट्रल एटम के। उनके बीच में कम से कम रिपल्जन होना चाहिए। अगर रिपल्जन कम होगा, अगर फोर्स ऑफ रिपल्जन मिनिमम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी तब अचीव होती है, या कह लो स्टेबिलिटी तब हाई होती है, जब उनके बीच में एनर्जी कम होती है, उनमें रिपल्जन कम होता है। आप ये बोल सकते हो कि एनर्जी मॉलिक्यूल की कम तो स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। इनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। हमारा तीसरा एजम्पशन ये है कि सेंट्रल एटम पे आपके लोन पेयर या बॉन्ड पेयर दोनों ही होंगे, और उनके आप सम से उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, जिसे हम स्टेरिक नंबर के थ्रू देखते हैं। स्टेरिक नंबर क्या होता है, इससे हम शेप निकालेंगे, आगे हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। वैसे अभी मैं बता सकती हूँ कि स्टेरिक नंबर है क्या। इट इज द कॉम्बिनेशन और सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अगर आपके मॉलिक्यूल पे आपको क्लियर है कि यहाँ बॉन्ड पेयर इतने हैं, लोन पेयर इतने हैं, तो आप स्टेरिक नंबर निकालोगे। स्टेरिक नंबर के हेल्प से उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, एंड देन हाइब्रिडाइजेशन से उसका शेप या ज्योमेट्री बता पाना इजी हो जाता है। इन केस अगर मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है, इट मीन्स कि मॉलिक्यूल या तो केटायनिक पार्ट का है या तो एनायनिक पार्ट का है, उस केस में भी ये चीज एप्लीकेबल है। बट उसके लिए एक और आप यूज कर सकते हो स्टेरिक नंबर के लिए फॉर्मूला, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। प्लीज एक बात ध्यान रखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि सेंट्रल एटम बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं उनकी काउंटिंग करके आप यहाँ पुट कर सकते हो। अगर उस मॉलिक्यूल पे ओवरऑल प्लस का चार्ज है तो उतने चार्ज आप माइनस कर देना, -C मैंने लिख दिया, C रिप्रेजेंट्स कैटायन। अगर उस मॉलिक्यूल पे ओवरऑल माइनस का चार्ज है तो उसे आप प्लस कर देना, माइनस के लिए मैंने एनायन सोचा और उसमें ए लिख दिया। इन केस हो सकता है कि माइनस चार्ज हो तो प्लस चार्ज नहीं होगा, वहां पे सी का कोई रोल नहीं। अगर मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज का कोई रोल नहीं, मतलब ए का कोई रोल नहीं। हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, बहुत ज्यादा अभी लोड नहीं लेना है आपको। ठीक, यहाँ से हम स्टेरिक नंबर निकाल रहे हैं, स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाला है, हाइब्रिडाइजेशन से आप शेप निकाल रहे हैं, और इस थ्योरी का मोटिव फुलफिल हो रहा है यहाँ से। ठीक है भाई। अब नया एजम्पशन हमारा ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल में हम दो कैटेगरी बना सकते हैं, या तो उस मॉलिक्यूल पे लोन पेयर हो या तो उस मॉलिक्यूल पे लोन पेयर नहीं हो। अगर मॉलिक्यूल पे लोन पेयर नहीं है तो उसके पास केवल एक टाइप का रिपल्जन आएगा, जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आएगा जो बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व है। मैंने यहाँ लिख रखा है ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्जन। केवल इस टाइप का रिपल्जन आपको ऑब्जर्व होगा, देखने को मिलेगा। अगर कोई मॉलिक्यूल जिनमें एक लोन पेयर है, मिनिमम एटलीस्ट वन लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वहां पे आपको बॉन्ड पेयर रिपल्जन और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्जन देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन लोन पेयर, देन आपको ये दोनों रिपल्जन तो दिखेंगे ही दिखेंगे, एक और रिपल्जन देखने को मिलेगा, दैट इज बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर रिपल्जन। ये हमारी हुई चार एजम्पशंस।
बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है हमारी पांचवी एजम्पशन, जो ये बताती है कि इन रिपल्जन का मैग्नीट्यूड क्या है, कि इसमें बहुत भयानक वाला रिपल्जन लगने वाला है। तो लोन पेयर के बीच का जो रिपल्जन है वो सबसे भयानक है, और सबसे अच्छा या कह लो मिनिमम इन तीनों में जो रिपल्जन है वो बॉन्ड पेयर के बीच में। इन 5 एजम्पशंस के बेसिस पे हम VSEPR के थ्रू कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं, जिसमें हम उसका शेप डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला एग्जांपल है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन के हमें पता तो है नहीं कि इसमें बॉन्ड्स कैसे अरेंज्ड हैं। अपने मन से हम 4 बॉन्ड बना लेते हैं। ये हमने 4 बॉन्ड बना लिया। एक चीज हमें ऑलरेडी क्लियर है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, और इसके अलावा कोई और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इट मीन्स कि ये भी बॉन्ड पेयर मतलब 4 यहाँ बॉन्ड पेयर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ कोई भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन एटम या कह लो सेंट्रल एटम है ही नहीं। इट मीन्स कि यहाँ पे 0 लोन पेयर है। अगर ये स्थिति है तो आप SN यानी स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे? स्टेरिक नंबर आप कैसे निकालोगे? स्टेरिक नंबर को ही मैंने SN लिखा था थोड़ी देर पहले, और आपको ऑलरेडी बता रखा है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर आ रहे हैं भाई? 4 ही तो आ रहे हैं टोटल। स्टेरिक नंबर यहाँ 0 + 4 4 आ रहा है। उस 4 के केस में आप क्या कर सकते हो? आप ऐसे लिखोगे S में 1 ऑर्बिटल इसलिए 1 S, P में 3 ऑर्बिटल 3 P, D में 5 ऑर्बिटल इसलिए 5 बार D लिख दो। ठीक है, 4 है तो 1 2 3 4, इसका आंसर होगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और हमको ऑलरेडी पता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। देखो ये जो sp3 है ना, ये आप ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम से भी निकाल सकते थे, पर बहुत लंबा पड़ता। उस बड़े प्रोसीजर को हम नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल सॉल्व करने हैं। हम इजीली अपने दूसरे स्टेरिक नंबर वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं और सीधे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकाल सकते हैं। हमें याद है कि sp3 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है। इस हिसाब से जो कार्बन रहेगा वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। सॉरी ठीक है, वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ये कार्बन, ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, ये दोनों बॉन्ड इसके प्लेन में होंगे। एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा होगा और एक बॉन्ड इस बोर्ड के पीछे जा रहा होगा। उसको हम डैश से दिखा देते हैं। इनके बीच का बॉन्ड एंगल है 108.9 डिग्री, और इसका नाम क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, गुड टू गो। नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल CH4 है। अगेन कुछ ऐसी ही चीजें मुझे ऑब्जर्व होंगी। वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब हम CH4 पढ़ाते हैं तो सबसे बेसिक एग्जांपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहीं से एक्सप्लेन होता है। बट ठीक है, मान के चलते हमें कुछ भी नहीं आता है। हमने फिर से इसके 4 बॉन्ड बना दिए। हमको पता नहीं है कि ये कैसे आने वाला है। अगेन कार्बन पे आपके 4 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। हमें यहाँ कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा है क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 4 हैं जो चारों बॉन्ड में यूज हो गए हैं। यहाँ स्टेरिक नंबर आ गया आपका 0 लोन पेयर + 4 बॉन्ड पेयर। अगेन 4 आ गया, कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए अगेन इसकी स्ट्रक्चर sp3 के जैसी होगी, और ये sp3 स्ट्रक्चर शो करता हुआ बनाएगा टेट्राहेड्रल। क्या बनाएगा भाई? टेट्राहेड्रल। और इसका भी डायग्राम ऐसे ही, जैसे CCl4 है वैसे ही आप CH4 भी बना सकते हैं। चलो, क्या हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक आपकी तरफ आता हुआ बॉन्ड और एक बॉन्ड जो इस बोर्ड के पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, इसे हम वेज कहते हैं और इसे हम डैश कहते हैं। अगेन ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया भाई? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। ऑल क्लियर? नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे हम चलते हैं। NH3 हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है NH3। अब यहाँ पे हम क्या देखने को पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक बॉन्ड और एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 3 बॉन्ड पेयर है।
अगर आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना जानते हो तो वहां से भी बना सकते हो, लेकिन हर बार बैठ के हम इतना काम नहीं कर सकते हैं। हम सीधे बनाएंगे कि भाई नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। यहाँ से स्टेरिक नंबर हम क्या निकाल रहे हैं, 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर। अगेन यहाँ पे हमें 4 मिल रहा है और 4 के लिए हमको क्या पता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब यहाँ पे आप टेट्राहेड्रल नहीं बोल सकते, यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रल नहीं बोलना है, क्योंकि टेट्राहेड्रल हम उस केस में लेते हैं जहाँ पे कोई लोन पेयर ना हो। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है पिरामिडल, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है पिरामिडल। पिरामिडल क्यों है भाई, क्योंकि नाइट्रोजन पे जो है लोन पेयर वो बाकी 3 बॉन्ड को रिपल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्जन फील हो रहा है। अब यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर रिपल्जन है, पर ये रिपल्जन चूंकि कम है इसलिए तीनों बॉन्ड थोड़ा पास में आ जा रहे हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन ज्यादा है इसलिए लोन पेयर ज्यादा जगह में रुक रहा है, और ये बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और नाइट्रोजन कुछ ऐसा दिखता है, नाइट्रोजन कुछ ऐसा दिखता है, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 लोन पेयर के साथ। ठीक है, याद रहेगा इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड स्ट्रक्चर क्या होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर। हमारे पास एक और एग्जांपल है किसका, H2O का है। चलिए भाई एक और चीज प्लीज, 108.9 नहीं 109.5 डिग्री। हम आते हैं H2O के मॉलिक्यूल पे। हमारा बोर्ड तो पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुका है, तो अब हम एग्जांपल ले रहे हैं H2O। सेंट्रल एटम कौन है भाई इसमें, ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन पे कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, ये बना दिया भाई। हाइड्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन के साथ दूसरा बॉन्ड, ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। कितने इसके पास लोन पेयर हैं, 1 पेयर दूसरा पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर कितना है, 1 बॉन्ड पेयर और दूसरा बॉन्ड पेयर, ये हो गया 2bp। ठीक है, स्टेरिक नंबर हम निकालने की कोशिश करते हैं, 2lp प्लस 2bp। अगेन हमको 4 मिल रहा है और 4 से हमको sp3 देखने को मिलेगा। अभी भी आप टेट्राहेड्रल बोलोगे, नहीं, 1 लोन पेयर आया था तो टेट्राहेड्रल बन गया था पिरामिडल। अभी 2 लोन पेयर है यहाँ पे, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा बेंट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा बेंट। ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन और इसके साथ लगे हुए हैं 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3 है और स्ट्रक्चर क्या है, बेंट स्ट्रक्चर। समराइज कर दूं क्या, थोड़ा सा समराइज कर दूं मैं, समराइज के लिए चलो भाई अगले पेज पे समराइज करते हैं। चलिए, मैंने देखा CH4 sp3 क्या स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। फिर देखा, फिर क्या देखा था, फिर देखा था हमने CCl4। एक्चुअली पहले हमने CCl4 देखा था, उसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा NH3। देखिए मैं आपकी तरफ देख नहीं रही हूँ, इसका ये नहीं मतलब कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। फिर हमने देखा NH3, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पर इसका स्ट्रक्चर क्या है, पिरामिडल। इसका भी स्ट्रक्चर है पिरामिडल। फिर हमने देखा H2O, ये भी अगेन sp3, पर चूंकि यहाँ 2 लोन पेयर आ गए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया बेंट। आपको याद रखना है कि जैसे ही लोन पेयर आता है वैसे ही सेंट्रल एटम और उसकी अरेंजमेंट दोनों ही इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट है PCl5। बार बार मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने बैठूंगी, बहुत लंबा टाइम लगेगा। सीधे हम बात करते हैं PCl5। फॉस्फोरस पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई एक चीज आप ध्यान रखना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होंगे, इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और वो है क्या, 5। तो फॉस्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेगा। हम बनाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और क्लोरीन पे होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7 को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, इसलिए ये एक ही बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। और इस तरीके से फॉस्फोरस के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाते हैं। यहाँ पे हमको सीधे सीधे 5 बॉन्ड पेयर दिख रहा है और 0 लोन पेयर दिख रहा है। इस हिसाब से इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा 5 + 0 दैट इज 5। अगर स्टेरिक नंबर अब निकालने में दिक्कत हो रही है तो फिर से बना लो,
वही sp p और d में कितने ऑर्बिटल याद रखा करो, 5 ऑर्बिटल है, 5 है, 1 2 3 4 5, कितने आ गए sp3d। और sp3d के लिए स्ट्रक्चर होता है tbp। चूंकि tbp एक बड़ा नाम है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। सभी लिखते हैं, सारे केमिस्ट्री वाले लिखते हैं, आप भी लिखो, जिम्मेदारी बनती है आपकी। क्या नाम है इसका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या नाम है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरीके से है। अब इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे भाई? 3 बॉन्ड एक प्लेन पे बना दिया, ठीक है। इन 3 बॉन्ड के बीच में है 120 का बॉन्ड एंगल, कोई भी 2 बॉन्ड ले लो, 120 का है बॉन्ड एंगल। 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर और दूसरा बॉन्ड प्लेन के नीचे। ये हम बोलते हैं कि भाई ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर आ गया दूसरे कलर से। ये आपका ट्राइगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एक पिरामिड, ये आपका एक पिरामिड हुआ, ये आपका दूसरा पिरामिड। चूंकि 2 पिरामिड प्रेजेंट है इसलिए हमने बाई पिरामिडल नाम रखा है। और ट्राइगोनल के 3 बॉन्ड इसके एक ही प्लेन में है। इस तरीके से इसके नाम का जन्म हुआ होगा और नाम पड़ गया टीबीपी। इन दोनों बॉन्ड के बीच में 180 डिग्री है, वो तो आपको ऑल सेट ऑल क्लियर होना ही चाहिए। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, SF4। चलो भैया SF4 को भी देख लेते हैं। SF4 कहाँ से आ रहा है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। यहाँ पे जितने भी है ना सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? क्या होने चाहिए? 6 होने चाहिए। ऑक्सीजन का याद रखा करो ना, ऐसे ही सल्फर का भी होगा। सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके भाई, फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बना लिया, दूसरे फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बना लिया, तीसरे फ्लोरीन ने भी बॉन्ड बना लिया और चौथे फ्लोरीन ने भी बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रह गए? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रह गए, मतलब एक लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर? 4 बॉन्ड पेयर है। स्टेरिक नंबर क्या आने वाला है भाई? 4 + 1 इट मीन्स 5। अगेन क्या आ रहा है? अगेन क्या आ रहा है? वही जो पहले आया था, sp3d। तो अब इसका स्ट्रक्चर टीबीपी बोल दोगे? हाँ, टीबीपी तो होगा ही। इसकी ज्योमेट्री जो है वो तो टीबीपी होगी ही। जियोमेट्री इसकी टीबीपी है, पर इसका जो शेप आ रहा है वो आप मुझे बताओगे? इसका शेप आ रहा है पिरामिडल। अब पिरामिडल से आपको 3 बॉन्ड याद आ रहे हैं, ये पूरा नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको केवल पिरामिडल पे ही चीजें याद आ जाएंगी। आई थिंक पिरामिडल तो नहीं है। ओके 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 ओके, ये है सीसॉ, ठीक है, ये है सीसॉ। चलो अब सीसॉ बता दिया तो अच्छे तरीके से हम चीजें बता दें। जैसे ये आपका सल्फर है। ओके, मेरे पास पेज खत्म हो गया है। अच्छे तरीके से चीजें समझने के लिए पेज स्क्रॉल करना पड़ा है। ये 2 बॉन्ड आ गए, ये दोनों बॉन्ड आपके प्लेन में है। एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है और एक बॉन्ड प्लेन के पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब वो चीज हम दिखा नहीं सकते, इसलिए हमने डैश जो आपकी तरफ आ रहा है और हमने वेज जो इस प्लेन के पीछे जा रहा है, ये स्ट्रक्चर दिखाया। ऐसे फ्लोरीन अरेंज्ड है और यहाँ एक लोन पेयर है, ठीक। इसका शेप क्या है भाई? फिर से एक बार देख लो ना, सीसॉ है। इसकी ज्योमेट्री क्या है? टीबीपी। याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हमारे पास ClF3, ठीक है। चलो ClF3 पे आ जाओ, जगह की कमी पड़ गई है। हो, हम लोग किस पे थे? इस पे थे, ठीक है। ClF3 देखते हैं। क्लोरीन इसमें सेंट्रल एटम है, क्लोरीन की सारी बात आप करोगे। क्लोरीन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कितने फ्लोरीन इसमें इन्वॉल्व है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। एक फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन के साथ और ये फ्लोरीन के साथ मर्ज हो गया। क्या है ना कि हम मतलब अज्ञान से भी गलत स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, इसमें सीधे आपको दिख जा रहा है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है।
तो ये एक्चुअली ये है टी शेप। हम थोड़ी देर में देख रहे हैं कि ये कैसे टी शेप में आ रहा है। हम ऐसे नॉर्मल कोई स्ट्रक्चर कुछ भी दिमाग में रख के आप बना सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 बॉन्ड पेयर है और ये अनशेयर्ड हुआ, ये अनशेयर्ड हुआ, यहाँ 2 लोन पेयर दिख रहा है। सही है। स्टेरिक नंबर क्या निकल के आएगा? 3 + 2 अगेन 5 आ गया, क्या हो गया? sp3d। इसकी ज्योमेट्री अगेन क्या है? इसकी ज्योमेट्री अगेन क्या है? वही जो थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, TBP, पर इसका शेप कुछ और है। इसका शेप है टी शेप। मैंने बोला था ना कि टी शेप है। कैसे टी शेप है वो देख लो। क्लोरीन, क्या ये टी नहीं लग रहा? टी लग रहा है ना? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ फ्लोरीन है। तो इट मीन्स ये जो गलत स्ट्रक्चर आपने बनाया था उसका सही वर्जन ये है। इसका शेप ऐसा है टी शेप और इसकी ज्योमेट्री TBP है। चलिए, अगर ये भी हो गया तो हम दूसरे मॉलिक्यूल पे चले। हमारा दूसरा मॉलिक्यूल था I3-। अब हमें यूज करना है अपने स्टेरिक नंबर का दूसरे टाइप का फॉर्मूला। ठीक है, I3- को देखते ही मैंने अपने ख्याल बदल दिए और इस ख्याल में मैंने स्टेरिक नंबर का ये फॉर्मूला यूज करना शुरू किया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस एनायनिक चार्ज माइनस कैटायनिक चार्ज। I3- की बात हो रही है। आ जाते हैं। I3- कोई भी होगा, लेट से ऐसे बन रहा है I और I और इस पे ओवरऑल माइनस चार्ज है। ठीक है, अब हम निकालते हैं हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो आई कहां से आ रहा है? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। भाई इन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 7 होगा। मजेदार है ना, चीजें याद रखा करो ट्रिक से। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हुआ। मोनोवैलेंट, ये है मोनोवैलेंट, ये भी है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो, और आपको पता है सारे हैलोजेंस की वैलेंसी 1 होती है। फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सबकी 7 और 5 भी हो सकती है, लेकिन ये मोनोवैलेंट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आता है। तो यहाँ पे 2 मोनोवैलेंट हो गए। ओवरऑल एक माइनस का चार्ज है तो आप प्लस कर दो। ठीक है, ये जो बोलेगा उसका उल्टा कर देना। ऐसा नंबर हम निकालने के लिए एक कदम आगे आ चुके हैं। 7, 8, 9, 1, 10, क्या आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा। अगेन 5 से sp3d। ठीक, ज्योमेट्री इसकी अगेन क्या हो गई? जल्दी बोलो। TBP। और शेप क्या हो गया? शेप तो बता सकते हो। शेप हो गया लीनियर। क्या शेप है? लीनियर। कैसे लीनियर? मान लो किसी बच्चे ने बोल दिया हम नहीं मानते, लो भाई आयोडीन बना दिया, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। इस पे 2 लोन पेयर बना दिया, तीसरा लोन पेयर बना दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, ये बॉन्ड में लग गए। एक माइनस चार्ज था ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अकेला बचा हुआ 7 और माइनस चार्ज जो आ गया उससे इसका लोन पेयर पूरा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आयोडीन आया, यहाँ पे दूसरा आयोडीन आया और ओवरऑल इस पे माइनस का चार्ज लग गया। इस मॉलिक्यूल पे ओवरऑल माइनस का चार्ज आ गया। ये लीनियर शेप है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, तभी इसका नाम लीनियर शेप पड़ गया। ठीक है, चलो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल क्या था? XeO3, उसको भी देख लेते हैं। हमारा नया जो मॉलिक्यूल था वो था XeO3। XeO3 में आपको पता है सेंट्रल एटम जेनन है। जेनन कहाँ से आ रहा है? हीना, नीना और करीना, के जेरोक्स, रंगीन। भाई ये सारे ही नोबेल गैस है और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 8। तो जेनन का भी क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? 8 होगा। चलो भाई बना दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले गया। दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन भी ले गया। तीसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बना के इसके 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कंज्यूम हो गए। अब एक पेयर जो है वो अनशेयर्ड बचा हुआ है, तो वही क्या हो जाएगा? लोन पेयर। यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है भाई? कितने बॉन्ड पेयर? 1, 2, 3। यहाँ 3 बॉन्ड पेयर है। प्लीज ध्यान देंगे ना, हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, हम पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करते।
ऐसे तो तुम बॉन्ड अगर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 6 मान लोगे और स्टेरिक नंबर 7 निकल आएगा, गलत हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, दूसरा बॉन्ड हमेशा पाई। यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, इसलिए मैंने 3 बॉन्ड पेयर लिखे हैं। इनको सम करेंगे तो स्टेरिक नंबर क्या निकल के आएगा भाई, 3 + 1 4 होता है। 4 से आप sp3 क्या है, ज्योमेट्री है इसकी sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल। और इसका शेप क्या निकल के आ रहा है, शेप निकल के आ रहा है पिरामिडल। अमोनिया का केस याद है, अमोनिया जैसा ही ये दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास भी एक लोन पेयर है और अमोनिया में भी नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चीज पे मुझे और फोकस करना है। ठीक है, हमने PCl5 देख लिया, SF4 देख लिया, ClF3 देख लिया। यही मैं लिख दूं ना, PCl5 sp3d स्ट्रक्चर क्या है इसका, TBP, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। SF4 क्या है, sp3d। TBP ज्योमेट्री है और शेप क्या है इसका, सीसॉ, सीसॉ, ये शेप है। ठीक है, शेप और ज्योमेट्री अलग अलग तभी निकलती है जब लोन पेयर का प्रेजेंस हो। SF4 के बाद ClF3 अगेन sp3d ही है। क्या है इसका ज्योमेट्री, TBP, पर ये क्या शेप दिखा रहा है, टी शेप दिखा रहा है। प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है I3-, अगेन ये sp3d ही है, ज्योमेट्री इसका TBP ही है, पर ये शेप क्या दिखा रहा है, लीनियर। शेप क्या दिखा रहा है, लीनियर। XeO3 थोड़ा यहाँ से अलग हो गया है। XeO3 हम दूसरे कलर से भी दिखा दे रहे हैं, ग्रीन से दिखा, चलो। XeO3 इसका था sp3 और ये जो था ये था टेट्राहेड्रल, यस टेट्राहेड्रल था। और इसका शेप क्या है, पिरामिडल। इसका शेप है पिरामिडल। आई होप कि ये ग्रीन कलर आपको नहीं दिख रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते, मैंने जितना बोला है वो कहीं नोट डाउन कर लो। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके लिए हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पहला एग्जांपल, सॉरी, इस स्लाइड पे हमारा पहला एग्जांपल है SF6। SF6 अभी बताया नहीं, बताया SF6। हाँ, एक चीज बताया है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। यहां से मुझे एक चीज क्लियर है कि इन सभी का क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। तो बस सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है, कुछ ज्यादा खराब हो गया ना, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये बन गए डाकू जैसे, राक्षस जैसे स्ट्रक्चर। 6 फ्लोरीन के साथ एक भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, 0 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर। सही जा रहे हैं। स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा भाई, इतनी काउंटिंग तो आती है, 6 हो जाएगा। इस हिसाब से मैं क्या कर लूं, 1 S 3 P 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया, sp3d2। आप 1 2 बार कर लोगे ना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 एंड इसका स्ट्रक्चर होने वाला है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होने वाला है ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल दिखता कैसे है वो मैं दिखा दूं। भाई एक प्यारा सल्फर, इसके 4 बॉन्ड प्लेन में बना देना। 4 बॉन्ड प्लेन में है, इट मीन्स कि ये 360 होगा तो एक के बीच में 90 डिग्री का गैप। एक बॉन्ड ऊपर बना दो, दूसरा बॉन्ड नीचे बना दो। इस प्लेन के एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है, एक बॉन्ड प्लेन से नीचे आ रहा है। प्लीज ये मत सोच लेना इसका नाम स्क्वायर बाय पिरामिडल क्यों नहीं पड़ा, इसका नाम ऑक्टाहेड्रल पड़ा है और एक रीजन है, वो रीजन बहुत स्पेसिफिक है, मैं बताने वाली नहीं हूँ इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। SF4 के बाद हमको देखना है XeOF4। ठीक है, ऐसा मत सोचना बताना नहीं है, एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल का सिनेरियो जो है वो दूसरी थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, वो हमारे VSCPR में लाई नहीं करता, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, XeOF4, XeOF4 की हम बात कर लेते हैं। इसके साथ क्या खेल है, XeOF4 आपको पता है ना, इसमें सेंट्रल एटम जेनन है, तो जेनन के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। जेनन के 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन कहाँ, इधर एक फ्लोरीन फ्लोरीन
फ्लोरीन, फ्लोरीन, बन गए फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ एक लोन पेयर। हाँ भाई ये चीज ठीक है। अब ये क्या बनाएगा स्ट्रक्चर, ये बनाएगा स्क्वायर पिरामिडल शेप बनाएगा। यस, स्क्वायर पिरामिडल शेप ये बनाएगा, ठीक है। इसका शेप जो है वो है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और इसकी जो जियोमेट्री है वो है ऑक्टाहेड्रल। यस, इसकी जो ज्योमेट्री है वो है ऑक्टाहेड्रल। अब ये दिख कैसे रहा है, उसके लिए भी मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं और अब मैं बना दूं जेनन, उसका एक लोन पेयर, 1 2 3 4, यहाँ 5 6 ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। आपके मन में एक क्वेश्चन है, मैडम क्यों यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया? ऐसे भी तो बना सकते थे, जेनन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 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 यहाँ पे एक फ्लोरीन, फ्लोरीन, बिल्कुल बना सकते थे भैया। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पढ़ाना है बेंट्स रूल, और ये आपका होमवर्क रह गया। बेंट्स रूल थोड़ा सर्च करो और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो जिसमें हम सेम एग्जांपल के थ्रू बताएंगे दोनों में से कौन सा ज्यादा सही होगा। फिलहाल के लिए तो दोनों ही तैयार कर लो। क्या है इसका शेप, स्क्वायर पिरामिडल, और क्या है ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, गुड टू गो। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। मैंने बहुत जल्दी स्क्रॉल तो नहीं कर दिया, बताना यार। XeF4 की हम बात करते हैं। XeF4, चलो दूसरे स्लाइड पे बात कर लेते हैं। कहाँ हो भैया, ये XeF4, पक्का XeF4 था, हाँ ठीक है। फिर से वही कहानी, जेनन पे है 8 इलेक्ट्रॉन्स की निशानी, 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिया, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। हमें क्या पता फ्लोरीन कैसे अरेंज्ड है, यही तो हमको जानना है स्टेरिक नंबर के थ्रू। एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस 2 लोन पेयर भैया। और कितने बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर हैं, बना दो 4 बॉन्ड पेयर। टोटल कितने हो गए, 6। अगर 6 है तो sp3 यानी 4, d2। अरे भाई वही चीज आ गई, 4 हो गए। अब यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपकी ज्योमेट्री तो वही आ गई, ऑक्टाहेड्रल, शॉर्ट में लिख दिया OCT, पर यहाँ शेप आपको मिलेगा स्क्वायर प्लानर। जो शेप मिलेगा वो मिलेगा स्क्वायर प्लानर। कैसे मिलेगा, जेनन है, इसके चारों बॉन्ड प्लेन में है, प्लेन से बेचारे हिल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी खाई है और नीचे भी खाई है। खाई बोले तो लोन पेयर है। बिल्कुल भी हिल क्यों नहीं पा रहे हैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन जो है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन इतना खतरनाक है, ये चारों बॉन्ड बेचारे प्लेन में सिमट के रह गए, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्वायर प्लानर। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। थोड़ा सा समराइज कर दे क्या इसको भी, चलो समराइज करते हैं। SF6 क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2। क्या इसकी ज्योमेट्री है, OCT, कोई दिक्कत नहीं भाई। XeOF4 क्या हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। क्या है इसकी ज्योमेट्री, OCT। OCT मतलब ऑक्टाहेड्रल, पर इसका शेप क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। क्या शेप है इसका, स्क्वायर पिरामिडल। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, XeF4, अगेन इसका sp3d2 ही है, अगेन इसकी ज्योमेट्री OCT ही है, पर इसका शेप अगेन क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, नो स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर, दोनों में डिफरेंस है, आंखें खोल के आपको देखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। IF7 हमारा लास्ट मॉलिक्यूल है, हम देखते हैं IF7 के साथ क्या है। आयोडीन आपको पता है ना, फिर कल बाहर आई आंटी वाली कहानी से है। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब 7 इलेक्ट्रॉन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। भाई 7 फ्लोरीन भी है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 4 5 6 7, सारे ही बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए। SN क्या हो जाएगा, 7। अब 7 है तो sp3 4 हो गए, d3। भाई इसके लिए एक ज्योमेट्री है, वही शेप भी है, दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इस वीडियो में ना मैंने बहुत कम देर के लिए ऐसे ऐसे करके फेस किया है, थोड़ा सा मैनेज किया करो। IF7 कैसे बनेगा? आयोडीन 5 फूल बना लीजिए, 1 2 3 4 5 बना लिया। अब चलो, ये पांचों फूल ना एक ही, मतलब क्या बोलूं मैं, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है ये पांचों, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। कौन सा कलर तुमको दिखता है? एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। यहाँ पे भी फ्लोरीन है और यहाँ पे भी फ्लोरीन है। मुझे लग रहा है कलर नहीं दिख रहा होगा भाई, ये पांचों एक ही प्लेन में है। एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड नीचे बन रहा है, दैट्स वाई क्या नाम है इसका? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहाँ तक की चीजें अगर आपको क्लियर हुई हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं क्लियर हुई है प्लीज इसी वीडियो को दोबारा देखिए, और इसका जो हमारा PDF है वो हमारे ऐप पर पड़ चुका है, आप हमारे ऐप से उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। एक्सेस अभी तो फ्री है लेकिन आगे नहीं रहेगा, प्लीज हमारे ऐप को जाके एक बार जरूर चेकआउट कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।